previous lecture, we discussed the pressure in the thoracic cavity. उसमें initially we discussed three pressures: alveolar pressure या intra-alveolar pressure और pleural pressure, और intra-pleural pressure भी कह सकते हैं और pleural pressure भी कह सकते हैं. Pleural pressure is a pressure in the pleural cavity और intra-alveolar pressure जो है वो alveoli के अंदर जो pressure है. And third one is atmospheric pressure जो हमारे आउटसाइड सरफेस पे है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसके साथ हमने ये डायग्राम डिस्कस की थी प्रेशर्स के साथ. मैं आपको शो कर रहा हूँ दिस वन. ठीक है कि इंस्पिरेटरी फेज में प्रेशर कहाँ पे होगा और एक्सपिरेटरी फेज में प्रेशर कितना होगा और उसमें क्या चेंजेस आएंगे. उसके बाद हमने डिस्कस किया था ट्रांसम्यूरल प्रेशर. And transmural pressure is a pressure which is exerted across the wall of a structure. चाहे वो स्ट्रक्चर एल्वुलाई हो, चाहे वो स्ट्रक्चर थोरेसिक कैविटी. तो ट्रांसम्यूरल प्रेशर में हमने तीन डिस्कस किए थे. अगेन ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर, ट्रांस थोरेसिक प्रेशर एंड ट्रांस रेस्पिरेटरी प्रेशर. अब ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर कैसे डिफाइन करेंगे? अगर अल्वुलर प्रेशर से आप माइनस कर दें प्लूरल प्रेशर तो जो डिफरेंस निकलेगा वो ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर का कहलाएगा. प्रेशर इन द एल्वुलाई माइनस प्रेशर इन द प्लूरल कैविटी. इसकी हमने एग्जांपल दी थी कि लेट्स से प्रेशर एल्वुलाई का जो है 0 है माइनस प्लूरल प्रेशर जो कि -8 है फॉर एग्जाम्पल. तो नेट प्रेशर जो है वो +8 आ जाएगा. और कोई भी प्रेशर अगर प्लस में हो रिगार्डिंग रेस्पिरेशन तो वो इन्फ्लेशन प्रेशर होगा, और अगर यही रीडिंग नेगेटिव हो दैट विल बी अ डिफ्लेक्टिंग प्रेशर. ट्रांसथोरेसिक प्रेशर क्या होता है? प्लूरल प्रेशर से अगर माइनस कर दें हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसथोरेसिक प्रेशर. यानी अगर आप स्ट्रक्चर ज़हन में रखें एल्वुलाई की और एल्वुलाई के बाहर और थोरेसिक वॉल है, थोरेसिक वॉल, ठीक है, प्लूरल वॉल, प्लूरल कैविटी, तो इसके दरमियान वाला प्रेशर जो है वो ट्रांस पल्मोनरी है और प्लूरल कैविटी से या थोरेसिक कैविटी से लेके बाहर की तरफ हमारी चेस्ट वॉल के बाहर की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर इसको माइनस कर दें तो ये हमारा ट्रांस थोरेसिक प्रेशर. और नेक्स्ट जो है हमारा ट्रांस रेस्पिरेटरी प्रेशर. थर्ड ट्रांस रेस्पिरेटरी प्रेशर. तो ट्रांस रेस्पिरेटरी प्रेशर क्या होगा? कोई बताए, एनीबॉडी टेल मी द ट्रांस रेस्पिरेटरी प्रेशर.
पल्मोनरी और थोरेसिक मैंने आपको बता दिया। ट्रांस रेस्पिरेटरी प्रेशर जी, anybody tell me the trans pulmonary pressure, trans pressure difference जी, yes. सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एल्वियुलर प्रेशर का डिफरेंस। एटमॉस्फेरिक और एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एल्वियुलर प्रेशर। अच्छा, ट्रांस पल्मोनरी का आपको समझ आ गया कि ट्रांस पल्मोनरी इज प्रेशर इन द एल्वुलाई माइनस प्रेशर इन द प्लूरल कैविटी। ठीक है, इसको माइनस करें तो ट्रांस पल्मोनरी है, और अगर ट्रांस थोरेसिक की बात करें तो प्लूरल माइनस एटमॉस्फेरिक। अब ट्रांस रेस्पिरेटरी क्या होगा फिर? ट्रांस रेस्पिरेटरी मतलब होल रेस्पिरेटरी सिस्टम। एटमॉस्फेरिक माइनस एल्वियुलर। अब लास्ट मोस्ट स्ट्रक्चर जो है हमारी एल्वुलाई है, और आउटर मोस्ट हमारी चेस्ट वॉल की या चेस्ट कैविटी की वो एटमॉस्फेयर है, बाहर की सरफेस है। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ द एल्वुलाई या प्रेशर इन द एल्वुलाई वो अगर माइनस कर दें एटमॉस्फेरिक से, ठीक है, तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा हो जाएगा ट्रांस रेस्पिरेटरी प्रेशर। तो ये ट्रांस रेस्पिरेटरी जो है एल्वुलाई का और आपकी सरफेस का, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड ट्रांस रेस्पिरेटरी प्रेशर। ठीक है, अब ये तीन प्रेशर जो आपने इंट्राअल्वुलर, इंट्राप्लूरल, एटमॉस्फेरिक, ये क्लियर होने चाहिए आपको। ये इस तस्वीर में भी शो है, और ये मैंने 2 दफा आपको बताया भी है कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में इनकी चेंजेस क्या आती हैं। उसके बाद मैंने आपको ट्रांसम्यूरल प्रेशर्स भी बता दिए, जिसमें ट्रांस पल्मोनरी, ट्रांस थोरेसिक एंड ट्रांस रेस्पिरेटरी प्रेशर 3। अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं आगे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्लूरल प्रेशर। ठीक है, कितना होगा? एंड ऑफ इंस्पिरेशन जो है प्लूरल प्रेशर -8 तक चला जाता है, स्टार्ट में -3 है। ठीक है, और अगर डीप इंस्पिरेशन लिए तो ये और -8 से भी नीचे जाएगा, ये प्लूरल प्रेशर। और अल्वुलर प्रेशर जो है वो मिड ऑफ क्वाइट इंस्पिरेशन -1 में चला जाता है, और मिड ऑफ क्वाइट एक्सपिरेशन में +1 की तरफ जाता है। इसमें भी अगर आप ये देखें इस फिगर को, तो पहले टॉप पे वॉल्यूम है, और हमें पता है कि 500 ml है या 0.5 लीटर है जब मैक्सिमम इंस्पिरेशन होती है। ये ग्राफ भी शो कर रहा है कि मैक्सिमम जब इंस्पिरेशन कर रहे तो 0.5 लीटर तक 500 ml तक ये स्पेंड हो रहा है, और एक्सपायरेशन में अगेन ये आपका डाउन द लेवल ऑफ द इनिशियल इंस्पिरेशन पे चला गया। ठीक है, इसी तरह अब ये सेकंड जो है प्लूरल प्रेशर शो कर रहा है -5 -3। ठीक है, और इससे देखें ये नीचे नीचे -8 तक का आ रहा है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। फेज देखें इंस्पिरेशन का है, और
और जब एक्सप्रेशन लेते हैं तो ये अगेन -5 की तरफ चला जाएगा। दिस इज प्लूरल प्रेशर कर्व। नीचे एल्वुलर प्रेशर है, ये देखें बॉटम में, ठीक है। इंस्पिरेशन में -1 तक चला गया और जब एक्सपिरेशन हुई तो ये +1 की तरफ जाएगा। ओके, तो इस फिगर को आपने देख लें। अब ये मेजर कैसे करते हैं प्लूरल प्रेशर? प्लूरल प्रेशर को देखने के लिए एक कैथेटर पास कर देते हैं इसोफेगस में, ठीक है। इसोफेगस जो ट्यूब है जिसमें फूड जाता है स्टोमक में, इट इज अ कनेक्शन बिटवीन माउथ एंड स्टोमक। तो जो इसके अंदर एक कैथेटर पास करते हैं इसोफेगस में, ठीक है, और इसकी 2/3 तक हम कैथेटर को ले जाते हैं, तो नीचे लोअर 1/3 तक जो है ना, जैसे ये स्टेटमेंट में लिखी है, द प्रेशर इन लोअर 1/3 ऑफ इसोफेगस को हम मेजर करते हैं, वहां पे कैथेटर कर देते हैं पास, और ऊपर से जो है बैलून डायलेट कर देते हैं ताकि एयर का कनेक्शन ना रहे आउटसाइड से, ठीक है। वी कैन इंट्रोड्यूस नीडल और कैथेटर। ये तो एक हो गया डायरेक्ट, लेकिन ये डायरेक्ट मेथड है, लेकिन ये ज़ाहिर है इन्वेसिव प्रोसीजर है, तो डैमेज ना कर दें हम प्लूरल कैविटी को। तो इनडायरेक्टली जो है हम इसोफेगस के जरिए लोअर थर्ड में एक कैथेटर इज इंट्रोड्यूस्ड और इंट्राइसोफिजियल बैलून डायलेट कर देते हैं ताकि बाहर की एयर से उसका कनेक्शन ना रहे, और फिर हम प्रेशर मेजर कर लेते हैं। तो जो प्रेशर हम इसोफेगस में 1/3 में मेजर करेंगे, दैट इज कंसीडर इक्वल टू प्लूरल प्रेशर। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है टू डिटेक्ट द प्लूरल प्रेशर, okay? अब हम पल्मोनरी वेंटिलेशन की तरफ आ रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग नाउ द पल्मोनरी वेंटिलेशन। वी इन दिस वी डिस्कस द मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। जी सर, लोअर 1/3 ऑफ द एसोफेगस का प्रेशर प्लूरल प्रेशर के कैसे बराबर हो सकता है? दोनों डिफरेंट चीजें हैं। आप पूछिएगा, आवाज आ रही है, जरा लाउड बोलें। सर, लोअर 1/3 ऑफ द एसोफेगस का हम कह रहे हैं प्रेशर दैट इज इक्वल टू द प्लूरल प्रेशर। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि दोनों डिफरेंट चीजें हैं, प्लूरल कैविटी और एसोफेगस, तो दोनों का प्रेशर किस तरह सेम कर सकते हैं हम? देखें, डायरेक्टली प्लूरल प्रेशर हम मेजर, इसके साथ वो मीटर लगा होता है ना, ठीक है, मीटर अटैच होता है। डायरेक्टली भी वी कैन मेजर इट, लेकिन डायरेक्टली हार्मफुल हो सकता है कि प्लूरल कैविटी में आप कोई निडल पास करें और वहाँ पे प्रेशर जो है आपके साथ मैनोमीटर लगा हो और प्रेशर ले ले, ठीक है। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसोफेगस का, ये इनडायरेक्ट मेथड है। अगर देखें प्लूरल कैविटी को आप डैमेज कर देते हैं या कोई और मसला हो जाता है, तो एयर अगर ज़्यादा चली जाए तो वही अगेन कलेक्शन ऑफ एयर हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए डायरेक्ट मेथड इन्वेसिव है, हार्मफुल हो सकता है, इसलिए वो यूज नहीं होता। तो इनडायरेक्ट वे में थ्रू इसोफेगस, क्योंकि इसोफेगस की स्ट्रक्चर, ज़ाहिर इसोफेगस भी आपके जो ट्रैकिया के साथ ही रन कर रहा है ना, ट्रैकिया के साथ साथ इसोफेजियल ट्यूब भी रन कर रही है, फूड पाइप जिसको कहेंगे आप। तो उसका लोअर 1/3 में जाके उसको स्टिल कर देते हैं और उसको बाहर की एयर से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। बैलून डायलेटेशन होती है, जैसे बैलून फुला के ना उसको फिक्स कर देते हैं, वो वहाँ पे फिक्स हो जाता है और उसके साथ मीटर अटैच होता है और वो जो प्रेशर उसको सेंस कर लेता है। ऑफ द लोअर 1/3 of the esophagus is considered
as a pressure in the pleural cavity or pleural pressure. इस तरह ये एक वाला measurement मेथड दोबारा बता दो। अब हम पल्मोनरी वेंटिलेशन डिस्कस करेंगे। हम इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन फेज में क्या चेंजेस हैं, मसल्स कौन से यूज हो रहे हैं। जी जी डायरेक्ट वाला मेथड एक दफा दोबारा बता दो। जी दोबारा बताएं। सर डायरेक्ट वाला मेथड जो आपने बताया वो दोबारा एक दफा बता दें। हाँ, मैं स्लाइड पीछे ले जाता हूँ। अब ये स्टेटमेंट पढ़े, वी कैन इंट्रोड्यूस अ निडल इन प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी मैंने आपको बताया था ना कि लंग्स की कवरिंग है, एक कवर लंग्स को कर रहा है, फिर एक और कवर आ रहा है, तो वो स्पेस क्रिएट कर रहा है, तो वो प्लूरल कैविटी है, उसमें निडल पास हो सकती है। ठीक है, विद विच प्रेशर कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली। ठीक, लेकिन डायरेक्टली इसलिए नहीं, हार्मफुल हो सकता है कि अगर नीडल ज़्यादा चली गई, डैमेज कर दिया, इन्फेक्शन हो जाएगा, या एयर अंदर ज़्यादा चली जाएगी। एयर, अगर मैंने आपको पहले टर्म बताई, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, एक्सेस एयर इन द प्लूरल स्पेस। ठीक है, तो ये हार्मफुल हो सकता है और इसमें ज़्यादा टेक्निक की ज़रूरत है, ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत है। ठीक, अभी दिस मेथड हैज़ कॉम्प्लिकेशंस, सो इनडायरेक्ट मेथड गिवन बिलो इज यूज्ड। ठीक है, तो ये जो इसोफेगस में डालना, ये तो रूटीन में एंडोस्कोपीज हो रही होती हैं, आपको पता है मैदे का मुआयना हो रहा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका मुआयना भी एंडोस्कोपी के जरिए करते हैं, कैमरा अंदर जाता है और मैदे का और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका मुआयना हम डायरेक्टली कैमरे से कर सकते हैं। इसी तरह क्योंकि उसको पास करना इजी है, पेशेंट भी कॉन्शियस होता है, जस्ट हम कहते हैं पेशेंट को कहते हैं स्वॉलो करो, वो उस कैमरे को सॉल्व कर लेता है विद ट्यूबिंग। ठीक है, और कॉन्शियस होता है, कोई एनेस्थीसिया, कोई बेहोशी की जरूरत नहीं है। इसी तरह ये वाला जो इसी तरह जो है हम ये वाला कैथेटर पास करते हैं और लोअर 1/3 तक वो जाता है। ठीक, और उसमें हम वो मीटर से अटैच होता है और वो उसकी रीडिंग ले लेते हैं। तो दिस रीडिंग इज कंसीडर्ड एज प्लूरल प्रेशर। ठीक है, तो इसको हम एज ए प्लूरल प्रेशर जो है कंसीडर कर रहे हो। आपको स्लाइड शेयर हो रही है? यस सर। यस सर। यस हो रही है सर। अच्छा, अब नेक्स्ट हम स्टेप पे जा रहे हैं। ये आप देखें, रेस्पिरेशन की जब बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ एयर in and out of the lungs. This is called pulmonary ventilation, inspiration and expiration phase. और जब इंस्पिरेशन करेंगे साइज ऑफ द लंग्स चेंज होगा, इसी तरह एक्सपिरेशन में भी चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, साइज चेंज होगा ऑफ द थोरेसिक कैविटी, साइज ऑफ द लंग्स हैज बीन चेंज्ड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। अब इंस्पिरेशन में क्या स्टेप्स होते हैं? इंस्पिरेटरी मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, साइज ऑफ द थोरेसिक कैविटी इंक्रीज्ड, pleural pressure become more negative during inspiration, already discussed। ये वो माइनस, अगर 5 है तो -8 हो जाएगा during inspiration। lungs are more expanded, understood है कि जब एयर जाएगी लंग एक्सपैंड हो जाएंगे। alveolar pressure become negative, वो भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और एयर मूव्स इन, जब नेगेटिव होगा तो एयर अंदर आ जाएगी। Please tell me the names of inspiratory muscles.
जी, कौन कौन से इंस्पिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं? टेल मी द नेम्स ऑफ इंस्पिरेटरी मसल्स। Intercostal. External and internal intercostal muscles. ओके, और diaphragm, डायफ्राम, वेरी गुड। ओके, तो नेक्स्ट उस पे जाते हैं। ये देखें, अब ये डायफ्राम के अटैचमेंट जो है ना, ये लोअर एब्डोमेन में हमारे अटैच्ड है डायफ्राम, इसकी होल लेंथ है, लोअर पार्ट ऑफ द केज, रिब केज, और साथ ही एब्डोमिनल वॉल को अटैच्ड है, ठीक। और इसके साथ अब मेन मसल्स ऑफ द क्वाइट इंस्पिरेशन का मेन मसल डायफ्राम है। And contraction of the diaphragm increase the vertical dimension of the thoracic cavity. Vertically thoracic cavity को बढ़ाएगा जब भी contract करेगा। और क्वाइट इंस्पिरेशन में मेन मसल जो है वो डायफ्राम, ठीक है। तो जब ये इंस्पिरेशन हम करते हैं, थोरेसिक कैविटी डिसेंड करेगी डाउनवर्ड, और ये आल्सो डिस्प्लेस करेगी एब्डोमिनल विसरास जो कॉन्टेक्ट है एब्डोमिन के अंदर, जो कॉन्टेंट्स हैं हमारे, चाहे वो हमारे साथ लीवर है, ठीक है, एक तरफ पेंक्रियाज है, दूसरी तरफ स्टोमिक है, तो ये डिस्प्लेस करेंगे ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है। और जो एब्डोमिनल जो मसल्स हैं वो रिलैक्स करेंगे, और हमारा एब्डोमिन जो है थोड़ा सा प्रोमिनेंट होगा या स्वेल करेगा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। जब इंस्पिरेशन रहते हैं तो एब्डोमिन की मूवमेंट आउटवर्ड थोड़ी बहुत होती है ड्यू टू डिसेंड मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम। और कितना मूव करता है ये 1 to 1.5 सेंटीमीटर क्वाइट रेस्पिरेशन में डायफ्राम की मूवमेंट है डिसेंडवर्ड, एंड 7 to 10 अगर फोर्सफुल करें तो इसकी जो मूवमेंट नीचे की तरफ है वो ज़्यादा हो जाएगी, डिसेंड ज़्यादा करेगा इन फोर्सफुल इंस्पिरेशन। थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ये याद रखें कि अगर स्पाइनल कॉर्ड की ट्रांसेक्शन बिलो 5 हो, a person can survive without artificial respiration। अगर above 5 हो तो उसको artificial respiration देनी पड़ेगी if spinal cord transection is done। तो इसमें ज़ाहिर है फिर उसकी सप्लाई का आ जाएगा, डायफ्राम को कहाँ से सप्लाई हो रही है। अगर उसकी सप्लाई से नीचे कट ऑफ होगा तो डायफ्राम रेस्पिरेशन को संभाल लेगा, और अबव से कट होगा तो अगर डायफ्राम नहीं होगा तो क्योंकि मेन मसल है वाइट इंस्पिरेशन का, तो उसके लिए फिर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हमें करनी पड़ेगी। और कुछ कंडीशन है जिसमें डायफ्राम की मूवमेंट जो है वो हिंड्रेंस पैदा होती है। अगर कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई हुई है तो डायफ्राम की मूवमेंट जो है हैम्पर्ड हो जाएगी, थोड़ी कम होगी। इसी तरह अगर प्रेगनेंसी है उसमें डायफ्राम की मूवमेंट मुश्किल हो, यानी जरा डिफिकल्ट टू मूव द डायफ्राम डिसेंड। और एक्सट्रीम ओबेसिटी है अगर भी डायफ्राम की मूवमेंट जो है वो जरा डिफिकल्ट हो। सेकंड मसल जो है वो इंस्पिरेशन का, इट इज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। एक डायफ्राम हो गया, एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। एंड दीज मसल्स आर अटैच्ड टू रिब। जो अपर वाली रिब है उसके लोअर बॉर्डर से शुरू होगा
और जो लोअर रिब है उसके अपर बॉर्डर से अटैच हो जाए। ठीक है, तो इन बिटवीन टू रिब्स एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल आर अटैच्ड। ठीक है, लोअर बॉर्डर ऑफ अबव रिब से अटैच है और यहाँ से शुरू होके वो जो नेक्स्ट रिब है उसके अपर बॉर्डर पे अटैच हो गया। एंड दिस मसल्स causes two types of movement। ठीक है, पंप हैंडल मूवमेंट। ठीक है, विलेज एरिया में जो हैंड पंप लगे होते हैं, ठीक है, पंप हैंडल मूवमेंट उस तरह की मूवमेंट करेगा। ठीक, जब ये मूव करेगा तो मैं आपको तो आगे तस्वीर दिखाता हूँ, उसमें आपको समझ आएगी। पंप हैंडल, इन पंप हैंडल मूवमेंट स्टर्नम एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ द रिब जो है वो मूव अपवर्ड करेंगे। स्टर्नम जो है सेंट्रल जो बोन अटैच है हमारे थोरेसिक कैविटी को, रिब केज जो है ये मूव फॉरवर्ड करेगी और एंटीरियर पार्ट ऑफ द रिब आल्सो मूव अप ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। और इस मूवमेंट से देयर इज इंक्रीज इन द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द थोरेसिक कैविटी। ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाएगा थोरेसिक कैविटी का ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ स्टर्नम एंड anterior part of the rib. This movement is called as a pump handle movement. Second movement है बकेट हैंडल। बकेट का जब हम हैंडल ऊपर नीचे करेंगे, दिस इज कॉल्ड बकेट हैंडल मूवमेंट। बकेट हैंडल मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर the upward and outward movement of the middle part of the rib। रिब का जो मिडिल पार्ट है उसकी मूवमेंट अपवर्ड और आउटवर्ड अगर हो तो इससे हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स having two types of movement which increase the anterior posterior and as well as transfer diameter of the thoracic cavity। So by the use of diaphragm, ठीक है, diaphragm vertically बढ़ा रहा है, diaphragm vertically increase कर रहा है cavity को, और external intercostal anterior posteriorly and transversely increase the thoracic cavity dimensions। So diaphragm and external intercostal muscle thoracic cavity is increased in all dimensions। तमाम डायमेंशन में इनको इंक्रीज कर देगा। ये तस्वीर आप जरा देखें, पंप हैंडल मूवमेंट जो है ये देखें, पंप हैंडल ऊपर की तरफ मूव है। इसी तरह ये हमारी स्टर्नम जो है और रिब सुपीरियर एंड एंटीरियरली मूव स्टर्नम। ठीक है, बाहर की तरफ आएगी थोड़ी और ऊपर की तरफ जाएगी ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ये आपकी पंप हैंडल हो गई और ये बकेट हैंडल देखें। जैसे बकेट का हैंडल हम ऊपर करते हैं तो ये वाला डायमीटर हम ट्रांसफर डायमीटर हमारा बढ़ जाएगा। ये नीचे देखें, जब मिडिल पार्ट जो है रिब का एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल की मदद से ऊपर को होगा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, दैट विल इंक्रीज द transverse diameter of the thoracic cavity। ठीक है, now
During expiration, we need more oxygenation to the tissue, exercising tissue. So we have some accessory muscles of respiration, yeah, inspiration, which is useful during exercise or during dyspnea, when there is difficulty of breathing due to any disease like chronic obstructive pulmonary disease है, अस्थमा वगैरह, एम्फीसीमा, ठीक है, या इसी तरह कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन हो, एंड और दूसरी कंडीशन एक्सरसाइज है जिसमें हम एसेसरी मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन यूज करते हैं. These accessory muscles does not contract during quiet inspiration. They are only used when we have exercise or when we have dyspnea. Accessory muscles कौन कौन से? Sternocleidomastoid, ये जो हमारी नेक के साथ लगा हुआ है, pectoralis minor, फ्रंट पे चेस्ट के साथ ही स्केलेंडिस और serratus इंटीरियर एब्डोमिनल के साथ. These muscles, these four muscles are termed as accessory muscles of inspiration, and they are used during exercise and during conditions which leads to dyspnea. चाहे कोई डिजीज कंडीशन होगी, जैसे अस्थमा है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होती है, सांस में मसला होता है, तो ज्यादा एफर्ट चाहिए होती है टू कंपीट द डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन. बॉडी की जो डिमांड है ऑक्सीजन की, उसको पूरा करने के लिए वी हैव रैपिड एंड डीप रेस्पिरेटरी एफर्ट. तो उसमें फिर हम एक्सेसरी मसल्स को यूज करते हैं. अब during the process of respiration, glottis is important, and this glottis is controlled by the adductor and abductor of vocal cords. During respiration, abductors contract to open the glottis. अब रेस्पिरेशन में ग्लॉटिस को ओपन करने के लिए एब्डक्टर मसल जो है वो कंट्रैक्ट करेंगे और एब्डक्शन हो जाएगा. एंड ठीक, एयर मूव कर जाएगी इनसाइड. एंड ड्यूरिंग स्वॉल्विंग, एडक्टर कंट्रैक्ट टू क्लोज द ग्लॉटिस. जाहिर है ये भी बहुत जरूरी है कि ग्लॉटिस क्लोज हो स्वॉल्विंग के दौरान. ठीक है, बिकॉज इसलिए कि कोई भी चीज ट्रैकिया में ना जा सके, रेस्पिरेटरी सिस्टम में दाखिल ना हो सके. If the abductors are paralyzed, there will be inspiratory stridor. अगर एब्डक्टर पैरालाइज है तो स्टाइडर आएगा, साउंड अप प्रोड्यूस होगी इंस्पिरेशन के दौरान. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन देयर इज अ साउंड प्रोडक्शन, दिस इज कॉल्ड स्टाइडर. और एडक्टर अगर पैरालाइज हो जाए, काम ना करें, ग्लॉटिस विल नॉट क्लोज ड्यूरिंग स्वॉल्विंग एंड देयर विल बी एस्पिरेशन. और जब कोई भी चीज ट्रैकिया से नीचे लंग्स में एस्पिरेट हो जाए तो इट विल कॉज निमोनिया. ठीक है, तो एस्पिरेशन निमोनिया के चांस मौजूद अगर देयर विल बी पैरालाइज ऑफ द एडक्टर मसल. तो ग्लॉटिस का ओपन होना ड्यूरिंग
रेस्पिरेशन ताकि एयर मूव करें, और ड्यूरिंग swallowing it has to be close to prevent the aspiration of any material. अब ये इंस्पिरेशन हमने कर ली है। इंस्पिरेशन में डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, accessory muscles of inspiration used during exercise or during disease condition, and importance of the glottis opening and closing. Now we move to quiet expiration. एक्सपायरेशन, क्वाइट एक्सपायरेशन, जब हम आराम से बैठे हुए हैं और हम इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे हैं, तो क्वाइट एक्सपायरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस आफ्टर इंस्पायरेशन। जैसे हम इंस्पायरेशन में एयर इन करेंगे तो इन क्वाइट कंडीशन एक्सपायरेशन is a passive process after inspiration. During this, inspiratory muscles relax, size of the thoracic cavity decrease, pleural pressure become more positive, lungs shorten, back, alveolar pressure become more positive during expiratory phase, and air moves out of the lungs. And we know a lung is a elastic structure, elastic tissue है, elastic structure है। जब भी किसी इलास्टिक चीज को आप खींचें, अपार्ट करें, ठीक है, तो वो स्नैप बैक करती है, वो वापस आती है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस तो आपने कहीं वैसे ही किया है कि किसी भी इलास्टिक स्ट्रक्चर को अगर हम खींचें या अपार्ट करें तो वो स्नैप बैक करने की कोशिश करेगी। इसी तरह लंग्स का है कि जब इंस्पायर करते हैं तो वो एक्सपैंड करता है, ड्यू टू इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टी। इन क्वाइट एक्सपायरेशन वो वापस आएगा। जब एक्सपैंड करेगा तो वो जब इन्फ्लेट होगा तो आपस खुद ब खुद वो डिफ्लेट भी होगा, इन सर्टेन एक सर्टेन पोजीशन पे जाके वो रुकेगा। तो दैट इज व्हाई क्वाइट एक्सपायरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस। ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन, अब फोर्सफुल की बात करते हैं, क्वाइट की हो गई, क्वाइट एक्सपायरेशन पैसिव है, लेकिन अगर फोर्सफुल एक्सपायरेशन करनी है, जैसे कि एक्सरसाइज में हमें इंस्पायर भी ज्यादा करना है एंड एक्सपायर भी ज्यादा करना है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ वोमिटिंग, स्नीजिंग, तो फोर्सफुली एयर बाहर आती है। तो in that condition, the expiratory muscles contract to produce expiration. किन किन कंडीशन में? एक्सरसाइज हो, वोमिटिंग हो, स्नीजिंग हो, even during speech we need some assistance of expiratory muscle. कौन कौन से एक्सपायरेटरी मसल्स हैं जी? जी प्लीज टेल मी द नेम ऑफ एक्सपायरेटरी मसल्स। internal intercostal muscle और abdominal reticle। ओके, कोई और?
एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल हमने कहा कि वो यूज हो रहा है इंस्पिरेशन में, तो ऑब्वियसली हमें अब हमारे पास इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है, ठीक है, दैट विल बी यूज्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ठीक है। यस, और कोई मसल्स बता दें जो एक्सपिरेशन में यूज हो। So वैसे तो डायफ्राम भी यूज होता है, एक्सपिरेशन में डायफ्राम भी यूज होता है। अच्छा, डायफ्राम, ओके। हाँ नहीं, डायफ्राम का देखें इसमें रोल नहीं है, आप उसको इंस्पिरेशन से रिलेट रखें। एक्सपेक्टरी मसल्स में इंक्लूड है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। एक्सटर्नल अगर यूज हो रहे हैं इंस्पिरेशन में, तो इंटरनल जो है वो यूज होंगे एक्सपिरेशन में, फोर्सफुल एक्सपिरेशन में। एंड आल्सो मसल्स ऑफ एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल के जो मसल्स हैं वो भी यूज होंगे। सो एब्डोमिनल मसल्स उनमें इंक्लूडेड हैं इंटरनल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंड रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्लिक हैं, और रेक्टस और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स हैं। एंड these muscles when contract, size of the thoracic cavity decrease, in the anterior posterior transfer diameter भी decrease हो जाएगा during expiration। तो अब हमने एक्सपायरेटरी और इंस्पायरेटरी मसल्स कर ली हैं, डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, एसेसरी मसल्स, स्केलनी मसल्स है, पेक्टोरस माइनर है, और कौन सा है जी, sternocleidomastoid and serratus interior, these are accessory। और एक्सपायरेशन जो है वो ड्यूरिंग quiet condition it is passive, and if in forceful expiration is needed, we have internal intercostal, internal oblique, external oblique, transverse abdominis and rectus abdominal muscle. Now we come to the surfactant. This is a very important chemical or mixture, lipoprotein mixture, which is which causes the decrease in the surface tension. So it prevents the collapse of ताकि lungs collapse ना करें. So it is a surfactant is a lipoprotein mixture which lining the alveoli, and it is composed of apoprotein, calcium ions and phospholipids, dipalmitral lecithin or phospholipids. And surfactant is secreted by type 2 alveolar cells. And it lowers the surface tension of the fluid lining the alveoli. Agar surfactant is present in adequate amount, surface tension
will be decrease. अगर surfactant नहीं है तो surface tension बढ़ जाएगी. It is inversely proportionate to surfactant level. During inspiration, surfactant molecules move apart and lungs expand it. And during expiration, surfactant molecules become concentrated और lungs shorten हो जाते हैं. Function of surfactant: prevent the collapse of lungs and stabilize the size of alveoli. मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे. ठीक है, आसिम अगर मौजूद है, आसिम, मुदस्सिर, मैमुना, प्लीज शेयर दिस लिंक टू ऑल. ओके सर. Okay, sir. ताकि आप लोग अटेंडेंस शुरू कर दें. लास्ट टाइम जरा टाइम कम मिला था. जी मैंने शेयर किया, ज़रा मुझे चेक करके बताएं और ये तमाम लोगों को शेयर कर दें. आ गया सर. ओके, प्लीज सेंड टू अदर्स राइट नाउ. ठीक है, Okay, sir. भेज दिया. जी भेज. ओके, अब फंक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट जो है कोलैप्स ऑफ लंग से बचा रहा है और स्टेबलाइज द एल्वुलाई. ये फंक्शन है सर्फेक्टेंट का. सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस हो रहा है टाइप 2 सेल से, टाइप 2 एल्वुलर सेल्स. ये लॉ ऑफ लैपलेस मैंने लिखा है, इसमें प्रेशर रिक्वायर्ड टू कीप द हॉलो विसरा डिस्टेंडेड. ठीक है, वो प्रेशर जो एक विसरा को डिस्टेंड रखे वो बराबर है 2 T जो है वो टेंशन है, R जो है वो रेडियस है. अब होता क्या है, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन साइज ऑफ द एल्वुलाई डिक्रीज. जब एक्सपायर कर रहे हैं तो जाहिर है लंग्स का साइज डिक्रीज हो रहा है. इसी तरह एल्वुलाई का जो साइज है वो भी डिक्रीज हो रहा है. सो रेडियस जो है वो कम हो रहा है. एंड इफ टेंशन डज नॉट डिक्रीज, अगर फॉर एग्जांपल रेडियस कम हो रहा है लेकिन टेंशन कम नहीं हो रही, so at this condition much higher pressure will be required to keep the alveoli distended. लेकिन चूंकि adequate amount of surfactant is there, so tension also decrease when radius decrease. जब radius decrease करेगा surfactant की वजह से tension भी decrease करेगा. So increased pressure is not required, and this prevent the collapse of lungs and also stabilize the equal size of the alveoli. ठीक है, तो अगर रेडियस कम हो रहा है उसके साथ टेंशन भी कम होनी चाहिए और वो सर्फेक्टेंट कर रहा है. अगर सर्फेक्टेंट ना हो तो टेंशन कम नहीं होगी, तो ज्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, और वो अगर नहीं मिल सका तो लंग्स जो है वो बाहर के प्रेशर से, जो आउटसाइड द अल्वुलाई प्रेशर है, उससे कोलैप्स कर जाएगा. तो वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सर्फेक्टेंट. सर काफी है आज के लिए.
जी बताएं। सर महंगा आज काफी है। मुझे आवाज कम आ रही है, जरा लाउड बोलो। सर काफी है आज के लिए। आज के लिए काफी है, काफी है। यस सर। तो आप कौन बात कर रहे 55 हो? हो गए हैं सर, अच्छा 55 हो गए, कौन 5 बात कर मिनट रहे हो? रह नाम तो गए। बताओ, अपना नाम तो बता दो। सर अली। अच्छा जी चलें, आज के लिए हम इतना ही कर लेते हैं। वी वाइंड अप दिस सेशन। नेक्स्ट वी कंटिन्यू विद सर्फेक्टेंट अगेन। और सर्फेक्टेंट से देखें एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, और सिनेरियो भी बनते हैं, तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके एक आध क्वेश्चन बनते हैं सर्फेक्टेंट से। ओके जी, फिर सी यू नेक्स्ट टाइम एंड टेक केयर। शुक्रिया सर जी। अल्लाह हाफिज सर।